तो आज आ चुके हैं हम एक डिफरेंट वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन 2024 के बारे में बताऊंगा। तो इसमें से कुछ लैंग्वेज होंगी जो कि आपको आती होंगी, कुछ लैंग्वेज ऐसी होंगी जो आपको नहीं आती होंगी, कुछ लैंग्वेज ऐसी होंगी जिनकी डिमांड ज्यादा होगी। ये सब मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखिएगा। तो चले अब चलते हैं अपनी पहली लैंग्वेज पे और देखते हैं कौन सी पहली लैंग्वेज है जो हमें सीखनी चाहिए। तो पहली लैंग्वेज मेरे ख्याल में आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट में क्यों कह रहा हूँ, अगर ज्यादातर जो जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं या जो प्रोग्रामिंग करते हैं उनको पता होगा कि जावास्क्रिप्ट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है आप फ्रंट एंड में भी यूज कर सकते हो, बैक एंड में भी यूज कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको इसको एंड्रॉइड एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन के साथ यूज करना हो तो उसके साथ भी यूज कर सकते हैं। अगर आप रिएक्ट नेटिव का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिएक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, ये सारी लाइब्रेरीज हैं, फ्रेमवर्क्स हैं जावास्क्रिप्ट के, तो इनके साथ भी आप जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट जो है एक एडवांस लैंग्वेज है, साथ ही साथ इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है आजकल के जमाने में, तो इसको सीखना आना चाहिए बिगिनर्स को और एडवांस लेवलर्स को भी। तो बहुत ही अच्छी चीज है जावास्क्रिप्ट को सीखना। इसका डिसएडवांटेज अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि बिगिनिंग में तो ये आपको आसान लगेगी, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट है ये लैंग्वेज, लेकिन जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, एडवांस लेवल पे आएंगे, जब आप इसको यूज करेंगे रिएक्ट जैसी लैंग्वेजेस के साथ, तब आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी इसको यूज करने में। लेकिन फिर भी अगर आप इसको सीखते हैं और सारी चीजें इसमें सही से कवर अप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा पहले जब आप चल रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट को सीखे, ताकि आपको समझ में आए बेसिकली जावास्क्रिप्ट को किस तरह यूज कर सकते हैं, रिएक्ट नेटिव के साथ किस तरह से मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है जावास्क्रिप्ट की जो कि मुझे लगती है। चलते हैं अब अपनी सेकंड लैंग्वेज के ऊपर। तो जो हमारी सेकंड लैंग्वेज है वो होने वाली है पाइथन। पाइथन में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई बिगनर होगा जो कोडिंग कर रहा होगा, जो HTML CSS सीख रहा होगा, उसको पता होगा कि पाइथन HTML CSS के बाद एक बहुत ही बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। वैसे जावास्क्रिप्ट भी बिगनर फ्रेंडली है, वो भी इजी टू मॉडरेट है, और पाइथन की मैं बात करूं तो पाइथन जावास्क्रिप्ट से थोड़ी ज्यादा इजी टू मॉडरेट है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि बिगनर के लिए बहुत आसान होते हैं यूज करना, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो इसकी डिफिकल्टी लेवल भी हाई होता रहता है। और साथ ही साथ ये जो है इसकी डिमांड हाई इस वजह से है, जैसे जावास्क्रिप्ट की डिमांड हाई तो इसलिए क्योंकि आप उसको फ्रेमवर्क्स के साथ यूज कर सकते हैं। पाइथन की जो डिमांड है वो इसलिए हाई है क्योंकि आप इसको डेटा साइंस के साथ यूज कर सकते हैं, डेटा साइंस के साथ, साथ ही साथ इसको आप AI के अंदर भी यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें ज्यादातर जो काम होते हैं मैं आपको बताऊं तो रोबोटिक्स के होते हैं, साथ ही साथ जो आप देखते हैं सिग्नल्स वगैरह वो भी इसके थ्रू बनते हैं, लिफ्ट्स वगैरह ये वो भी जो है इसके थ्रू रन होती हैं। तो AI और डेटा साइंस में पाइथन का बहुत बड़ा रोल है, तो इसलिए मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि 2024 में पाइथन सीखना भी बिगनर्स को आनी चाहिए। चलते हैं अपनी तीसरी लैंग्वेज के ऊपर। तीसरी लैंग्वेज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो जावा होने वाली है। जावा में क्यों कह रहा हूँ, जावा बेसिकली मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट करनी है उसलिए जावास्क्रिप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप लोग बोलेंगे कि क्यों, इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि जावा ज्यादातर एंड्रॉइड में यूज होता है एप्लीकेशन बनाने में। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसा आपको पता है जावा के साथ साथ एक और लैंग्वेज आ गई है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, वो आपको पता होगा अगर जो जावा के साथ काम करते होंगे कौन सी लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ। जावा के साथ जो दूसरी लैंग्वेज आ गई है वो बहुत एडवांस हो गई है एंड्रॉइड डेवलपमेंट में। जावा में इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि जावा में जो डेटा टाइप होते हैं, जैसे डेटा टाइप्स में आ जाती है C++ जैसी लैंग्वेजेस, तो जब आप जावा सीखते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है C और C++ जैसी लैंग्वेजेस को सीखना, क्योंकि उससे ये होता है कि उसमें डेटा टाइप्स होते हैं और डेटा टाइप्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। तो अगर आप डेटा टाइप्स पे अबूर हासिल कर लेते हैं या उस पे आपको जो है ज्यादा अच्छा हाथ आपका बैठ जाता है तो वो बहुत ही आपके लिए जो है एडवांस फीचर होता है कि जब आप आगे यूज करेंगे किसी भी डेटा लैंग्वेज को या डेटा टाइप लैंग्वेज को, उसको यूज करना आपके लिए आसान होगा। तो मैं प्रेफर करूंगा आप जावा भी सीखें, लेकिन जस्ट इसका जो डिसएडवांटेज मुझे ये लगता है कि ये बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई बिगनर इसको सीखना चाह रहा है तो उसके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि डेटा टाइप लैंग्वेज है और डेटा टाइप लैंग्वेज शायद बिगनर्स ने पहले नहीं सीखी होगी अगर वो प्रोग्रामिंग में नए हैं। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा जावा को आप इसलिए सीखें ताकि आपको डेटा टाइप की नॉलेज हो और उसके साथ साथ आप उसके अंदर डिफरेंट चीजें भी क्रिएट कर सके। चलते हैं अपनी अब चौथी लैंग्वेज के ऊपर जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तीन हो गई, जावास्क्रिप्ट, पाइथन और जावा, और जो हमारी चौथी लैंग्वेज है वो गो होने वाली है। गो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि गो या गोलैंग ये दोनों जो है एक अमेजिंग लैंग्वेज है। वैसे ये दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। तो गो और गोलैंग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल जो है ये बहुत ही डिमांड में चल रही है लैंग्वेज, बहुत पहले की है लेकिन अभी ज्यादातर डिमांड में इसलिए हो गई है क्योंकि लोग जो है ज्यादातर इसको बैक एंड में मांग रहे हैं। मतलब जो क्लाइंट्स वगैरह हैं वो ज्यादातर कह रहे हैं कि इसको हम बैक एंड में यूज करेंगे, तो बैक एंड के लिए बहुत ही अमेजिंग लैंग्वेज है। साथ ही साथ इसका एक अगर मैं डिसएडवांटेज आपको बताऊं तो डिसएडवांटेज ये है कि ये लैंग्वेज जो है आपको
बैकएंड में बहुत सारी लाइब्रेरीज प्रोवाइड नहीं करती। जैसे अगर आप जावास्क्रिप्ट का यूज करें तो उसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज मिलती हैं आपको, जैसे रिएक्ट जेएस और पाइथन, या आप कह लें और सी बहुत सारी लाइब्रेरीज जो है। पाइथन मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो एज अ लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर सकते हो और एज अ लाइब्रेरी भी। लेकिन गोलैंग में ये है कि इसमें आपको ज्यादा लाइब्रेरीज नहीं मिलती, क्योंकि ऑब्वियसली ये नई लैंग्वेज है जो कि अभी डिमांड में चली है, तो इसलिए इसमें ज्यादा लाइब्रेरीज नहीं है। लेकिन बैकएंड में इसकी बहुत डिमांड है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बहुत ही अमेजिंग लैंग्वेज है और आपको फायदा देगी अगर आप इसको बैकएंड में सीखते हैं, साथ साथ जावा को भी इसके साथ। तो दोनों चीजें अगर आप कंबाइन करें तो बहुत ही अमेजिंग चीज है दोनों को सीखना। बाकी इसका डिसएडवांटेज तो यही था जो मैंने आपको बता दिया कि लाइब्रेरीज की कम है। अब चलते हैं अपनी फिफ्थ लैंग्वेज के ऊपर जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो हमारी फिफ्थ लैंग्वेज होगी वो सी शार्प होगी। सी शार्प में क्यों कह रहा हूँ सी शार्प, मैंने इसलिए कहा क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जावा जो है डेटा टाइप लैंग्वेज है, उसी तरह सी शार्प भी जो है एक डेटा टाइप लैंग्वेज है। डेटा टाइप लैंग्वेज से मुराद ये होता है कि इसमें आपको बहुत सारे डेटा टाइप्स कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। जस्ट इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि बहुत ही वर्बूज हो जाता है। वर्बूज का मतलब ये होता है कि इसमें छोटी छोटी चीजें लिखने के लिए भी आपको बहुत सारे कोड लिखने पड़ते हैं, तो ये बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा और उनको लगेगा कि हमें इतने से कोड लिखने के लिए बहुत सारे कोड लिखने पड़ रहे, तो ऐसा क्यों है। तो बेसिकली यही डेटा टाइप होता है। अगर आप डेटा टाइप को सही से जो है डिफाइन करेंगे या सही से उसको पूरा प्रोसेस डिफाइन करेंगे तो फिर जो है वो ज्यादा आपको वर्बूज नहीं लगेगा। लेकिन होता है फिर भी डेटा टाइप लैंग्वेज में वर्बूज, जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता क्योंकि वो जो है एक बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। जावा, सी शार्प, सी प्लस प्लस, सी, ये सारी जो है ये वर्बूज लैंग्वेज है, मतलब ये बिगिनर फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। ये थोड़ी सी इंटरमीडिएट आप कह सकते हैं, इंटरमीडिएट से स्टार्ट होकर एडवांस में जाके खत्म होती है सारी चीजें। तो इसलिए मैंने कहा कि सी शार्प भी बिल्कुल जावा की तरह ही है, बैकएंड में यूज होते हैं और डेटा टाइप लैंग्वेज है जो कि आप वर्बूज कोड लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये अमेजिंग लैंग्वेज है, एज अ बैकएंड आप इसको भी यूज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बाकी अब आगे चलते हैं। तो मैंने आपको 5 लैंग्वेजेस बता दी, अब चलते हैं अपनी 6 लैंग्वेज के ऊपर। जो हमारी 6 लैंग्वेज होने वाली है वो रस्ट होने वाली है। रस्ट मैंने आपको क्यों कहा, रस्ट मैंने इसलिए कहा क्योंकि जैसा आपको पता है कि अभी जो है जैसे डिमांड में बैकएंड में सी, सी प्लस प्लस, गोलैंग और साथ ही साथ जो है बहुत सारी अदर चीजें भी चल रही है, जावास्क्रिप्ट वगैरह भी बैकएंड में चल रहा है। लेकिन अगर आप रस्ट को देखें, रस्ट जो है पहले की लैंग्वेज, लेकिन रस्ट अभी डिमांड में इसलिए क्योंकि जैसे आप अगर पुराने कोड देखें जो कि आप बैकएंड में लिखते हैं सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प के, लेकिन जो रस्ट होता है वो बैकएंड के नए कोड्स लिखने में इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से ये अभी बहुत डिमांड में चल रहा है। इसकी अगर मैं आपको मंथली सैलरी भी बताऊं या एनुअली सैलरी भी आप इसकी देखें जाके तो 100 के प्लस है, जो कि बहुत ही ज्यादा होती है। तो मेरे ख्याल में रस्ट की डिमांड बहुत चल रही है। अगर आप जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं रस्ट के मुतालिक तो रस्ट को जरूर सीखे, क्योंकि इसकी डिमांड अभी बहुत हाई चल रही है। साथ ही साथ इससे आप वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, बैकएंड के ऊपर काम कर सकते हैं, डेटा सर्वर वगैरह भी इससे आप मतलब चला सकते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग लैंग्वेज है जो कि अभी मतलब न्यूली लोग डिमांड में ले रहे हैं। पहले इसकी डिमांड इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अभी इसलिए हाई हुई है क्योंकि जैसे सी, सी प्लस प्लस वगैरह पुरानी होती जा रही है तो उसके बैकएंड कोड भी पुराने हो रहे हैं। लेकिन रस्ट पुराने को नए कोड में लिखने के लिए यूज होता है, जो कि इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। तो मैं आपको कहूंगा कि रस्ट को भी सीखे ताकि आपको समझ में आए कि बैकएंड में और क्या क्या हो रहा है। वैसे ज्यादातर लैंग्वेज बैकएंड में ही मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि डिमांड ही इनकी हाई चल रही है और फ्रंट एंड की थोड़ी सी कम डिमांड हो चुकी है। इस वजह से मैं जो है आपको बैकएंड की लैंग्वेज ज्यादा बता रहा हूँ। जावा हो गया और बाकी जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड बैकएंड में यूज होता है, तो बिगनर फ्रेंडली भी वो है। तो ये जो मैंने आपको लैंग्वेज बताई रस्ट, ये बहुत ही डिमांड में चल रही है, तो आप इसको भी यूज करें। तो चलते हैं अब अपनी 7th लैंग्वेज के ऊपर। तो जो मैं 7th लैंग्वेज आपको बताने वाला हूँ वो होने वाली है स्विफ्ट। स्विफ्ट मैंने आपको क्यों बोला, अगर आप iOS डेवलपर बनना चाहते हैं या iOS के बारे में बहुत सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो स्विफ्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा। स्विफ्ट इसलिए बेस्ट रहेगा क्योंकि स्विफ्ट जो है बेसिकली कोई भी एप्पल की डिवाइस में कोड करने के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो एप्पल का फोन हो, एप्पल का टीवी हो, एप्पल का टैब हो, मैकबुक हो या एप्पल का कंप्यूटर हो, जो भी हो, ये इन सब में जो कोडिंग होती है वो स्विफ्ट के थ्रू होती है। क्योंकि ऑब्वियसली स्विफ्ट इसलिए यूज होती है ताकि आप इसमें एंड्रॉइड की कोडिंग कर सको और स्विफ्ट के अलावा कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसका डिसएडवांटेज भी वही एडवांटेज ही है इसका, मतलब इसका डिसएडवांटेज यही है कि आप इसको सिर्फ एप्पल के अंदर ही यूज कर सकते हो, एप्पल की डिवाइसेस में कोड करने के लिए, बाकी इसको आप किसी भी चीज में यूज नहीं कर सकते। तो इसका एडवांटेज ही एक डिसएडवांटेज है आपके लिए। तो अगर कोई iOS के बारे में सीखना चाहता है या कोई iOS डेवलपर बनना चाहता है तो वो इसको सीख सकता है। और इसकी सैलरी भी हाईएस्ट पेइंग सैलरी है वर्ल्ड के अंदर। तो इसको बनना मतलब iOS डेवलपर बनना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये भी इजी टू मॉडरेट नहीं है, ये भी एडवांस लेवल लैंग्वेज है। तो अगर आप सीखते हैं इसको तो मेरे ख्याल में बेनिफिट होगा आपको आगे चल के, अगर आप इसकी सैलरी देखें या अगर आप इसके काम देखें जो चल रहे हैं, एडवांस डिमांड में चल रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग जो है ज्यादातर एप्पल पे आ चुके हैं, ज्यादातर लोग मोबाइल्स जो है एप्पल वगैरह के इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए जो है मैं आपको कह रहा हूँ ये डिमांड में चल रही है, तो आप इसको भी
यूज कर सकते हैं। जो हमारी 8वीं लैंग्वेज होने वाली है वो कॉटलिन होने वाली है। जैसे मैंने जब आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में बताया तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जावास्क्रिप्ट के साथ साथ एक और लैंग्वेज होती है जो कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो कॉटलिन ही है। कॉटलिन मैं आपको क्यों कह रहा हूँ एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, मैंने जावा को एज अ एंड्रॉइड डेवलपमेंट लैंग्वेज प्रेफर आपको इसलिए नहीं किया क्योंकि जावा पुरानी हो चुकी है और ज्यादातर अब जो डिमांड में चल रही है एंड्रॉइड डेवलपमेंट के सूरत में वो कॉटलिन चल रही है, क्योंकि कॉटलिन की डिमांड आज जो है मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि गूगल भी प्रेफर कर रहा है कि जावा की जगह आप कॉटलिन को यूज करो अपने एंड्रॉइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो एप्लीकेशन हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, वेब एप्लीकेशन हो, जिस टाइप की भी एप्लीकेशन हो या थोड़ी बहुत मोबाइल वेबसाइट हो, वो भी आप कॉटलिन के थ्रू बना सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा बेनिफिट और बहुत ही जो एडवांटेज है वो उसका यही है कि अभी डिमांड में चल रही है, क्लाइंट जिसको ज्यादा मांग रहे हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सी एंड्रॉइड डेवलपमेंट जो है फुल फीचर के साथ, मतलब फुल फीचर से मुराद ये हो गया कि सारी चीजें इंक्लूडेड जैसे जावा में होती है उससे और हाई लेवल की चीजें कॉटलिन में आप कर सकते हो। तो इसलिए जो है मैं आपको प्रेफर करूंगा, अगर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं तो जावा को मत यूज करें एज एंड्रॉइड डेवलपमेंट, क्योंकि वो थोड़ी पुरानी हो चुकी है। अगर आप ज्यादा एडवांस सीखना चाहते हैं तो कॉटलिन पे जाएं। कॉटलिन भी इजी टू मॉडरेट नहीं है जावा की तरह, क्योंकि वो जो सारी मोबाइल लैंग्वेजेस होती हैं, मोबाइल एप्लीकेशन लैंग्वेज, चाहे वो स्विफ्ट भी हो, वो सारी जो है इजी टू मॉडरेट नहीं है, वो सारी इंटरमीडिएट से एडवांस पे जाके खत्म होती है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट को स्टार्ट टू एंड, चाहे iOS में या चाहे एंड्रॉइड में, तो जाके आप कॉटलिन को सीखें और स्विफ्ट को, तो ये दोनों आपको फायदा देंगे। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि कॉटलिन बहुत ही अमेजिंग लैंग्वेज होने वाली है 2024 की, अगर आप सीखते हैं, क्योंकि डिमांड में बहुत चल रही है। अब चलते हैं अपनी नवी लैंग्वेज के ऊपर। जो हमारी नवी लैंग्वेज होने वाली है वो टाइप स्क्रिप्ट होगी। टाइप स्क्रिप्ट अगर मैं आपको बताऊं तो टाइप स्क्रिप्ट बिल्कुल जावा की तरह होती है, सॉरी जावा स्क्रिप्ट की तरह होती है। जावा स्क्रिप्ट की तरह मैंने आपको क्यों कहा, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में भी डेटा टाइप्स होते हैं जैसे जावा स्क्रिप्ट में होते हैं। अब जावा स्क्रिप्ट में वैसे डेटा टाइप्स नहीं होते जैसे जावा या सी प्लस प्लस में होते हैं, उसमें एक बिगनर फ्रेंडली डेटा टाइप्स होते हैं जो कि टाइप स्क्रिप्ट में भी होते हैं, और टाइप स्क्रिप्ट उन को एरर फ्री कर देता है। जावास्क्रिप्ट में अगर आप टाइप स्क्रिप्ट को यूज करें तो टाइप स्क्रिप्ट की मदद से आप उनको एरर फ्री कर सकते हैं, उन डेटा टाइप्स को जो कि आप जावास्क्रिप्ट में देखते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है टाइप स्क्रिप्ट का। और साथ ही साथ टाइप स्क्रिप्ट जैसा आपको पता है लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, तो उसको आप रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस जैसी लैंग्वेज के साथ भी यूज कर सकते हैं। अगर आप उनके साथ कोई क्लोन बना रहे हैं, कोई वेबसाइट बना रहे हैं, कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, या कोई एप्लीकेशन रैंडमली आप बना रहे हैं किसी के लिए, तो उसमें टाइप स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ टाइप स्क्रिप्ट जो है आपको बहुत सी चीजों में और फायदा देती है, जैसे अगर आप इसको यूज करना चाहो, अगर आप कहें तो आप इसको यूज कर सकते हैं नेक्स्ट के साथ, नेक्स्ट 14, चैट जीपीटी एआई के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट के साथ। अगर आपको प्रोजेक्ट्स बनाने या कोई भी वेबसाइट क्लोन वगैरह बनाने तो आप टाइप स्क्रिप्ट को उसमें यूज कर सकते हो। साथ ही साथ एरर फ्री कोड भी ये प्रोवाइड करता है जावास्क्रिप्ट का। अब चलते हैं अपनी 10वीं लैंग्वेज के ऊपर, और जो हमारी 10वीं लैंग्वेज होगी वो एसक्यूएल होगी। बेसिकली आप इसको लैंग्वेज कहें या आप इसको डेटा सर्वर कहें, ये एक ही बात होगी, क्योंकि एसक्यूएल डिमांड में बहुत चल रहा है और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि एसक्यूएल को आप एज अ सेकंड लैंग्वेज सीखें 2024 में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई है बैक एंड के अंदर। मतलब जितनी मैंने आपको अभी लैंग्वेज बताई जैसे जावा, C# वगैरह, ये मैंने आपको टॉप 10 लैंग्वेजेस में सीखने को कहा, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि एसक्यूएल को मस्ट सीखें 2024 में अगर आपको बैक एंड डेवलपमेंट सीखनी है। वो इसलिए क्योंकि एसक्यूएल की डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है अभी। अगर आप डेटा हैंडलिंग करना चाहते हैं, डेटा सर्वर में डेटा स्टोर करना चाहते हैं, अगर आप जो है डेटा सर्वर के मुताल्लिक कोई भी चीज लिस्ट बनाना चाहते हैं, कुछ भी बनाना चाहते हैं या कुछ भी डेटा स्टोर करना चाहते हैं, उसमें एसक्यूएल का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा एसक्यूएल को सीखे। आप मोंगोडीबी भी सीख सकते हैं, लेकिन मोंगोडीबी का ये है कि वो ज्यादातर डेटा सर्वर में यूज नहीं हो रहा अभी, और अभी जो डिमांड में चल रहा है, अभी लिस्ट भी जो आई है गूगल की तरफ से, उसमें एसक्यूएल बहुत हाई है। मतलब 90% डेटा स्टोर और डेटा हैंडलिंग एसक्यूएल में होती है। तो मैं आपको इसलिए प्रेफर करूंगा एसक्यूएल को बैकएंड जरूर सीखें, ताकि आपको समझ में आए कि बैकएंड में एसक्यूएल से किस तरह डेटा स्टोर किया जाता है, डेटा हैंडल किया जाता है, और ये आपके बहुत फायदा देगा। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है पसंद आई होगी ये वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया टॉप 10 लैंग्वेजेस जो कि आपको 2024 में सीखनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मैं वीडियोस लाता रहूं बोलने वाली, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो है मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि आपने कौन सी लैंग्वेज पहले सीखी इन टॉप 10 लैंग्वेजेस के अंदर जो कि मैंने आपको बताई। तो चले मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीजों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।